नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ होस्ट सेल के HIV क्यों इतने स्पेसिफिक सेल को जाके टारगेट करता है। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा इम्यून सिस्टम का ओवरव्यू देखते हैं कि उसमें कौन से सेल्स है और HIV किस सेल को जाके टारगेट करता है। देखो, हमने इससे पहले भी बात की कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम, जो कि हमें डिज़ीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर बॉडी के अंदर आ रही है तो वो उसको किल करेगा ताकि बॉडी प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, इम्यून सिस्टम का ये काम है। अब इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स आते हैं जो ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कौन से सेल्स हैं? WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं। अच्छा, अब वाइट ब्लड सेल्स की बहुत सी टाइप्स हैं। इनमें से एक टाइप है लिम्फोसाइट। अच्छा, अब लिम्फोसाइट्स की दो टाइप्स होती हैं मज़ीद। लिम्फोसाइट्स एक होता है T लिम्फोसाइट, एक होता है B लिम्फोसाइट। और यहाँ पर जो T लिम्फोसाइट है इसकी फिर मज़ीद टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसकी एक टाइप है हेल्पर T लिम्फोसाइट। हेल्पर T लिम्फोसाइट, ये हेल्पर T लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होता है तो इसका काम है कि ये बाकी के T सेल्स को एक्टिवेट करे और ये B लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करे। मतलब ये है कि अगर हेल्पर T लिम्फोसाइट एक्टिव हो गया तो बाकी के सेल्स भी एक्टिव हो जाएंगे। ये सेल्स इस पर डिपेंड करते हैं एक्टिवेट होने के लिए। अब HIV इन हेल्पर T सेल्स को टारगेट करता है, इसको जाके इन्फेक्ट करेगा। हमने पहले बात की थी लाइफ साइकिल में कि ये लिम्फोसाइट को टारगेट करता है, लेकिन लिम्फोसाइट में से भी कौन से लिम्फोसाइट? T लिम्फोसाइट, और T में भी कौन सी टाइप? हेल्पर T सेल्स। ठीक है, तो इतना स्पेसिफिकली जाके HIV सेल को टारगेट करता है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हेल्पर T सेल पर जो रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर को HIV के एनवेलप पर मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन आइडेंटिफाई कर लेता है। ये रिसेप्टर्स इस ग्लाइकोप्रोटीन के कंपैटिबल हैं। ठीक है, जैसे लॉक एंड की होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे के, उसी तरह से HIV का ग्लाइकोप्रोटीन और T सेल के रिसेप्टर्स कॉम्प्लीमेंट्री है। ये ग्लाइकोप्रोटीन T सेल के रिसेप्टर पर जाकर ही अटैच होगा और बाकी सेल्स के रिसेप्टर्स को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, और बाकी सेल्स के रिसेप्टर के ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, उन पर जाकर ये अटैच नहीं होगा। यही वजह है कि उन सेल्स को HIV इन्फेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ किसको करेगा? हेल्पर T सेल्स को, हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब अगर हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को इसने इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया तो हेल्पर T लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। इनका काम क्या था कि ये बाकी सेल्स को एक्टिवेट कर रहा था। अब अगर हेल्पर T लिम्फोसाइट खुद डिस्ट्रॉय हो रहा है तो क्या बाकी सेल्स एक्टिवेट हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। तो इस वजह से पूरा इम्यून सिस्टम ही शट डाउन हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि ये T सेल्स एक्टिवेटर्स हैं इम्यून सिस्टम के। तो ये सेल्स नहीं तो बाकी इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं होगा। यही वजह है कि इन पेशेंट्स में दूसरे इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम पूरा शट डाउन होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट सिम्टम्स ऑफ एड्स। एड्स क्या है? एड्स वो डिज़ीज़ है जो HIV से होती है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यून डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो वीकन हो गया, इम्यून डेफिशिएंसी। और सिंड्रोम हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को, जब बहुत से डिफरेंट तरह के सिम्टम्स किसी एक डिज़ीज़ में मौजूद होते हैं तो उस डिज़ीज़ के साथ हम सिंड्रोम का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में भी क्या होता है? डिफरेंट तरह के सिम्टम्स और साइंस हमें मिल रहे होते हैं इस डिज़ीज़ में, तो इसके साथ हम सिंड्रोम का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से एड्स है, इसमें भी हमें कई सारे डिफरेंट तरह के सिम्टम्स एक साथ मिलेंगे। ठीक है, अब इस पर सिम्टम्स क्या होंगे एड्स में?
देखो, इसमें इनिशियली जो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि फ़ीवर, फ्लू, हेडेक, ये अनस्पेसिफिक सिम्टम्स, ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे। और फिर विद टाइम जैसे जैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा और मज़ीद सिम्टम्स, सीरियस सिम्टम्स इसमें आने लगेंगे, जैसे कि बॉडी में कई और तरह के इन्फेक्शस डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि टीबी जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, नमूनिया बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके अलावा कुछ किस्म के कैंसर, बुक में एग्जांपल दी हुई है कपोसी सार्कोमा, ये कैंसर है जो हर्पीज़ वायरस से होता है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कैंसर भी करवा सकते हैं, कैंसर का कॉज होते हैं। तो हर्पीज़ वायरस ये एक कैंसर करवाता है, कपोसी सार्कोमा। तो इम्यून सिस्टम जैसे वीक हो रहा है तो बॉडी में डिफरेंट तरह के बैक्टीरियल डिजीज़ भी होंगे और वायरल इन्फेक्शंस भी होंगे। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है और ऊपर से इतने सारे इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं बॉडी में, तो अब क्या होगा, पूरी बॉडी वीक होना शुरू हो जाएगी, बॉडी के मसल्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या सिम्टम्स आएंगे, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, डायरिया। इसके अलावा अगर ये बैक्टीरिया ब्लड में आ जाए, बैक्टीरिया अभी टीबी है तो कहाँ पर होगा, लंग्स में होगा, नमूनिया है तो कहाँ पर होगा, लंग्स में होगा, लेकिन अगर वहाँ से निकल के बैक्टीरिया ब्लड में आ जाए, तो ब्लड में आ गया इसका मतलब है कि पूरी बॉडी में फैल चुका है, पूरी बॉडी में बैक्टीरिया कहीं भी जा सकता है। तो इस स्टेट को हम कहते हैं सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया मतलब जो बैक्टीरिया है वो अब ब्लड में आ चुका है, और ब्लड में आने का मतलब है कि वो पूरी बॉडी में फैल गया। तो ये बहुत सीरियस स्टेट होती है, ठीक है, इसके बाद डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें एड्स के पेशेंट में मिलेंगे। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हम इस डिज़ीज़ को डायग्नोस कैसे करते हैं। फ़र्स्ट हम ये कर सकते हैं कि जो बॉडी सिक्रीशंस हैं, जैसे कि ब्लड और स्लाइवा, इसका सैंपल लेके हम इसमें डायरेक्ट वायरस को डिटेक्ट कर लें। हम इसमें ये देखें कि इसमें वायरस मौजूद है या नहीं है, तो इसमें हम डायरेक्ट वायरस डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हम वायरल एंटीबॉडी देखें, ब्लड में वायरल एंटीबॉडी देखें। जब भी कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर होती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है, और ये एंटीबॉडीज़ फिर जाकर उस फॉरेन बॉडी को किल करते हैं। ये हमारा इम्यून सिस्टम करता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ चेक कर लें, और ये एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी के लिए ख़ास एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो HIV के लिए ख़ास HIV की एंटीबॉडी बनेगी बॉडी में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करें, उसको चेक करें कि बॉडी में HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है। अगर बॉडी में HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, इसका क्या मतलब है कि बॉडी में HIV का वायरस भी है, तभी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। तो एंटीबॉडीज़ हम चेक कर सकते हैं, या फिर हम HIV का न्यूक्लिक एसिड देख लें, जो उसका RNA होता है उसको डिटेक्ट कर लें। ये 3 तरीक़ों से हम HIV को डायग्नोस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने डायग्नोस कर लिया, तो अब उसे हम ट्रीट कैसे करेंगे। HIV की जो ट्रीटमेंट है वो पूरी एक रिजीम के बेस पर होती है, मतलब कि उसका एक फ़िक्स टाइम ड्यूरेशन है कि इतने टाइम पीरियड के लिए ये थेरेपी होगी, और उसकी जो ड्रग्स हैं वो भी कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। इसकी पूरी एक रिजीम है जिसको हम फॉलो करके HIV को ट्रीट करते हैं। HIV की ट्रीटमेंट के लिए जो थेरेपी यूज़ होती है उसे हम कहते हैं एंटी रीट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रीट्रोवायरल, क्योंकि HIV का एक रीट्रो वायरस है, तो ये वो थेरेपी है जो एंटी रीट्रोवायरल है, मतलब रीट्रोवायरस इसके अगेंस्ट है, तो एंटी रीट्रोवायरल थेरेपी। ये थेरेपी हम यूज़ करते हैं HIV की ट्रीटमेंट के लिए। इस थेरेपी में कुछ ड्रग्स आती हैं जिनके नाम बुक में गिवन है, तो उसको वहाँ से एक बार रीड कर लो। इन ड्रग्स का फंक्शन क्या है, ये ड्रग्स जाकर HIV के एंजाइम्स को इनएक्टिव करती है, क्योंकि HIV की रेप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है, एंजाइम्स चाहिए। अभी जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ी, अब अगर वो एंजाइम्स ना हो तो HIV रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा, HIV की कॉपीज़ नहीं बनेंगी। जब HIV रेप्लिकेट नहीं होगा तो बॉडी में मज़ीद इन्फेक्शन नहीं होगा और उसको हम वहीं पर रोक देंगे।
तो ये फंक्शन है एंटी रीट्रोवायरल थेरेपी की ड्रग्स का कि वो जाकर वायरल एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है, फैलता कैसे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे लगेगा। इसका एक अहम ज़रिया ट्रांसमिशन का है ब्लड या फिर बॉडी की कोई भी सिक्रीशन। अगर ऐसे पर्सन का ब्लड जिसे HIV है वो एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो वो उसको भी इन्फेक्शन करवा देगा। तो जिन पेशेंट्स को HIV होता है उनसे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि उनकी बॉडी की कोई भी सिक्रीशन किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में ना आए, वरना वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। तो एक हो गया ब्लड या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि ऐसे पेशेंट का ब्लड जिसे HIV है वो हमने किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, उसको लगा दिया, तो ब्लड से ये वायरस उस हेल्दी पर्सन में चला जाएगा और उसको भी इन्फेक्शन करवा देगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेकंड है मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा। अगर एक मदर है जिसको HIV है, अब अगर उसका बेबी बॉर्न होगा तो उसमें भी चांसेस हैं कि उसको भी HIV हो जाए, क्योंकि HIV जो वायरस है ये प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस में ट्रांसफ़र होता है। तो एक सोर्स इसका क्या हो गया, मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा। थर्ड है अनस्टेराइल सिरिंज। किसी ऐसे पर्सन को जिसको HIV है उसके लिए हमने एक सिरिंज यूज़ की वैक्सीनेशन के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए, और उसी सिरिंज को हमने किसी दूसरे पर्सन जो कि हेल्दी था उसमें भी यूज़ कर ली। तो उस सिरिंज के ज़रिए वो इन्फेक्शन उस हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट इसका सोर्स है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसके ज़रिए भी जो वायरस है वो दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट हो जाता है। अब HIV को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को प्रिवेंट करके कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है तो उस ब्लड को हम पहले चेक कर लें कि उसमें HIV तो नहीं है, उस पर्सन का पहले टेस्ट हो जाए कि HIV तो नहीं है। अगर क्लियर है तो फिर हम वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें आगे। इसी तरह से अगर मदर है तो उसका भी हम पहले टेस्ट करके चेक कर लें कि HIV उसे है तो नहीं। अगर है तो उसकी थेरेपी अलग होती है, उसका ड्यूरेशन अलग होता है, उसकी ड्रग्स अलग होती हैं, तो उसको हम वक्त पर ट्रीट कर लें। अनस्टेराइल सिरिंज को यूज़ ना किया जाए और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पहले जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनका ख्याल रखा जाए ताकि वायरस दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा HIV का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम करेंगे वायरल डिजीज़ेस।